आज आपके बीच में मैं एक बात करने के लिए इस प्रदेश की सरकार को और प्रदेश के लोगों को ये बात बताने के लिए आज हाजिर हुआ हूं कि जिस प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए और किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर और छोटे व्यापारी व्यवसायी की तकलीफों को समझते हुए जिस प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने विधानसभा में एक बिल पारित करने का काम किया है कि कोई भी व्यापारी या कंपनी अगर एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदती है तो उसको सजा दी जाएगी, और उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 साल की सजा, उसमें भी कोई किसान को कोई कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो मुड़ती है या उससे कम एग्रीमेंट करती है तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया है। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। तो मैं आज पिछली बार सदन में मैंने इन तीनों बिलों के खिलाफ कॉलिंग मोशन अटेंशन का पारित दिया था, जिस पर चर्चा नहीं की गई, और पिछले हाउस में अध्यक्ष महोदय जो सदन की कार्रवाई देख रहे थे, डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने और डिप्टी सीएम ने ये बात बोली थी कि अगली बार जो हाउस चलेगा तो उसमें इस विषय को सदन की पटल पर रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। तो उसका रिवाइज आज मैं उनको दे के आया हूं, उनको याद दिला के कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज प्रदेश का 70% से ज्यादा किसान, मजदूर और उससे जुड़ा व्यवसायी, व्यापारी जो आज त्रास्त और परेशान है, तो इस मुद्दे को आने वाले 5 नवंबर को जो सदन की चर्चा में रखा जाए, इस पर गंभीर विचार करके पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी इस प्रावधान को लेकर बिल पास करे, ताकि हम हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग को बचा सकें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज मैं माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की पीसी में उनकी वक्तव्य को सुन रहा था। जो धनखड़ साहब आज से करीबन 6.5 साल पहले कपड़े उतारकर इस प्रदेश के किसान के लिए चिल्ला रहे थे, उसके लिए एमएसपी की मांग कर रहे थे, उसके लिए स्वामीनाथन में C2 फार्मूले के तहत उसको अच्छा भाव दिलाने की बात कर रहे थे, किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आज वही ओम प्रकाश धनखड़ जी जस्टिफिकेशन देने पर लगे हुए हैं। आज वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि एमएसपी देना और उसको लिखित में उसकी डिमांड करना और उसको करना ये अनुचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, धनखड़ साहब, कुछ तो शर्म करो। आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हो, किसान का बेटा बताते हो, अपने आप को किसान बताते हो, और आप इतने बड़े बड़े दावे करने वाले आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप 1 मिनट में अपनी बात से कुछ तो स्टैंड रखो। इस प्रदेश के लोगों ने आपको पिछली सरकार में एक बड़ा दायित्व दिया था। मुझे लगता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से शायद आप दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। आपकी वो बातें याद करो जो बड़े बड़े दावे करके आप जो है बाजरे के 2150 रुपए किसान को देने की बात करते थे। आप जो है ना भावांतर योजना के तहत किसान को बड़े बड़े उसका मुनाफा देने की बात करते थे। कहाँ हैं आज आपके वादे और वो बातें? आज बाजरे के लिए हर जिले के अंदर, आपके अपने जिले के अंदर झज्जर और जो है दादरी के अंदर किसान सड़कों पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। उनके बाजरे को कोई 1200-1300 रुपए में भी लेने वाला नहीं है, और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं विशेषकर आज धनखड़ साहब को याद दिलाते हुए उन्हें कहना चाहता हूं, आज वो वक्त है कि आप कपड़े उतार कर सड़कों पे किसान के साथ बैठिए। आप इस सरकार के जो है ना पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज आपकी बात में ज्यादा वजन होगा और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज आपको किसान को आपकी जरूरत है। आज अपने पार्टी में अपना उस पर बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की बातें करना आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो मैं ये सब बातें उनको याद दिलाने के लिए आज जिस प्रकार की पीसी में उनका वक्तव्य सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो इतने सीनियर नेता होने के बावजूद अपनी खुद की बातों से किस प्रकार से बैकआउट कर रहे हैं, ये चीजें दर्शाती हैं। और इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश त्राही त्राही है। प्रदेश का हर समुदाय, किसान, व्यापारी, रोजगार, युवा, सभी जो है ना सड़कों पे हैं, अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। हर रोज हरियाणा प्रदेश की सरकार अपने द्वारा लगाएगी नौकरियों में डी ग्रुप में 1500 उन स्पोर्ट्स के बच्चों के साथ अन्याय करके उनको घर भेजने का काम कर रहे हैं। पीटीआई टीचर जो जिस प्रकार से सड़कों पे हैं, उनको झूठी दिलासा देकर एक बार तो चुप करा दे, लेकिन कब तक चुप कराएंगे। तो मैं इन सभी बातों को आप सब के माध्यम से इस सरकार को सचेत और सावधान करने के लिए और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार की कार्यशैली से अवगत कराने के लिए। और मैं निवेदन करता हूं सभी दलों के, मैं दूसरे दलों के नेताओं से भी, जिस प्रकार से बड़ौदा चुनाव आज एकजुट होकर जिस प्रकार से जो अन्य एक दो दल बसते हैं, उनके नेताओं से भी अपील करता हूं, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आज भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी के उम्मीदवार की को हमने धूल चटानी है, उसकी जमानत जब्त करवाने का काम करना है। उसके लिए मैं सभी दलों के अन्य नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि आप पार्टीबाजी से उठकर एकजुट होकर इस प्लेटफार्म पे आइए। ये हम सब के लिए और वाकई में उस किसान के लिए एक सच्ची हमदर्दी होगी और उसको एक नया साथ मिलेगा। क्योंकि ये जीत किसी पार्टी की जीत नहीं होगी। बड़ौदा की जीत किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की जीत होगी। बड़ौदा की जीत उन 1983 पीटीआईओं की जीत होगी जिनके साथ अन्याय करके इस सरकार ने उनको सड़क पर लाने का काम किया है। बड़ौदा की जीत वो 1500 डी ग्रुप के हमारे स्पोर्ट्स के जो भाई बहन जिनको इस सरकार ने घर भेजने का काम किया है, उनकी जीत होगी। बड़ौदा की जीत उन युवाओं की जीत होगी जिनके रोजगार के नाम पर झूठे दिलासा देकर आज उनको कोई रोजगार ना देकर सड़कों पे इस टाइप से भटकने को छोड़ दिया है। ये जीत उसकी होगी जो आज प्रदेश के अंदर जो लोग न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उनके न्यायालय के कोर्ट काट रहे हैं, सिक्कर काट रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज ये जीत प्रदेश के हर नागरिक की जीत होगी, जिसको आज प्रदेश की इस तानाशाह सरकार ने आज त्राह कर रखा है। लोग सड़कों पे हैं अपने हकों के लिए, अपने उनको लेने के लिए। तो मैं यही सब बातें आप सबको मीडिया के साथियों के सामने बताने के लिए, और आज जिस प्रकार का एक सर्वे आया है जिसमें लगभग बीजेपी के 14 विधायकों ने इसका समर्थन में बोला है कि बिल आता है तो हम उसका समर्थन देंगे। इसी प्रकार से और भी अन्य साथी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब की तर्ज पर हरियाणा की विधानसभा में इस बिल को नहीं लाती तो यह भाजपा की सरकार बहुत थोड़े दिनों की मेहमान है। इस बात का मैं आप सबको दूं। आज के अखबार में की बहुत मुख्य खबर है आज के मेरे ख्याल जागरण अखबार का जो है ना, एक बहुत बड़ी न्यूज उनका सर्वे आया हुआ है। बड़ी न्यूज है, आज शायद आपने देखी, मैं भेज दूंगा जी। साथ आए जो आपने जो अपना उम्मीदवार जो साथी जो बताए कांग्रेस के पक्ष में आए। देखिए, वहां जिस प्रकार की जो लोगों की भावना, एक डर तिकोने मुकाबले को लेकर आया, और उस सब जन मानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने ये निर्णय लिया। डॉक्टर कपूर नरवाल एक बहुत मजबूत एक उम्मीदवार, उनकी एक सामाजिक छवि रही है। हम निश्चित रूप से जो है ना बहुत मजबूती के साथ तिकोने मुकाबले में खड़े हो गए थे, लेकिन उसमें रिस्क था। लोगों को यही एक डर था कि कहीं भाजपा ना जीत जाए। तो भाजपा को जीतने का कोई भी रिस्क ना लेते हुए डॉक्टर कपूर ने हमने मिलकर ये निर्णय लिया, और लोगों की जो जन भावनाएं आई तो हमने उस भाईचारे के पंचायत का सम्मान करते हुए हमने अपना विड्रा मैंने भी किया, और डॉक्टर कपूर ने उस बात से विड्रा करके नामांकन अपना वापस लिया। और निश्चित रूप से उसके बाद मजबूत जो है वहाँ
कांग्रेस का उम्मीदवार है। मैंने तो पहले भी इस बात की मीडिया के साथियों के माध्यम से की थी कि मेरे लिए प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करना है। ये लड़ाई आज पार्टी लेवल की नहीं है। हमारे मतभेद जो भी राजनीतिक रूप से हैं उसको हम बाद में देख लेंगे। ये लड़ाई एकमात्र इकट्ठे होकर, जिस प्रकार से यूपी और बिहार में सभी दल इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं, उसी तरह पे हमें बड़ौदा के अंदर इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को धूल चटाने का काम। लेकिन जैसे आप पंजाब के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव के लिए कह रहे हैं जी, कांग्रेस को लेकर के काफी आपकी जो कांग्रेस की जो बातें हैं, जो नीति है, उनसे आप काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। देखिए जितेंद्र भाई, जब मैंने उम्मीदवार खड़ा किया था, जब डॉक्टर नरव कपूर को मैंने समर्थन दिया था, जिस प्रकार की आज टिप्पणियां आप जो कांग्रेस के बारे में मेरे ऊपर कर रहे हैं, उसी प्रकार की 4 दिन वो टिप्पणियां मेरे ऊपर भाजपा के बारे में भी बोली जा रही थी। आज जो है भाजपा के लोग इस बात को प्रचार कर रहे हैं, उस टाइम जो है कांग्रेस के लोग इस बात का प्रचार कर रहे थे। राजनीति के अंदर इस प्रकार की टिप्पणियां की कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। वो समय मैं जो मानता हूं, मैं पहले दिन से आज तक सड़क से लेकर विधानसभा तक किसान के साथ खड़ा था। किसान के खिलाफ, इन तीनों कानूनों के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ता आ रहा हूं और आगे भी उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए सदैव तैयार हूं। मैं इस प्रकार की टिप्पणियों की तरफ मेरा कोई तवज्जो नहीं है, ना उस प्रकार से वो करना, वो बाद की राजनीति है। मैं इसमें मेरा कोई कांग्रेस के ना समर्थन है ना उहल। इस टाइम सिर्फ मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत करना ही एकमात्र है। आपका विरोध हुआ वहाँ पे, मैंने अभी आपको बड़ी क्लियर ये बात मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कांग्रेस के कोई पक्ष में नहीं है। ये चुनाव किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का है। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आपको दिखा दूंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कांग्रेस की वोट नहीं डाली, लेकिन आज वो इस बात के लिए वोट डालेंगे कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करनी है। देखिए सत्ता में आने का इसको आप सीढ़ी मानते हो तो वो आपका पत्रकार साथी, आपका नजरिया हो सकता है। सवाल ये है, लेकिन मैंने बड़ा क्लियर कट का ये सवाल, तो जब मैं उस तरफ था तो दूसरी टाइप के थे, आज मैं इस तरफ आ गया तो इस टाइप के। चल जाती है। अब तो कुंडू साहब सवाल ये है जी कि बड़ौदा उपचुनाव में आप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे या नहीं? मैं बड़ौदा चुनाव के अंदर निश्चित रूप से आज उम्मीदवार हुई है। मैं निश्चित रूप से उस दिन भी मेरी अब तो जो आज परिस्थिति बदल गई, नहीं उस दिन आप जिस दिन मैं बैठा था, आप उस दिन में जब हम एक प्लेटफार्म पे हुड्डा साहब के साथ बैठा हुआ था, मैंने जो वहां अपने वक्तव्य में बोला आप उसको अच्छे से सुन लीजिए। नहीं, आज दोबारा बोल दो कि आज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वहां प्रचार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के लिए करूंगा। ये तो मैं कोई कांग्रेस के प्लेटफार्म पे नहीं, मेरा अपनी कन्वेंसिंग अपने आप लोगों के बीच में जाना और उस सिर्फ एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना होगा। ये तो ठीक हो गया, बात हम ये कह रहे हैं। देखिए मेरे पास विकल्प मैंने दिया था और वो सबसे मजबूत कैंडिडेट, इसमें कोई दो राय नहीं, सब मानते हैं इस बात को, और वहां बहुत हम सबसे मजबूत पोजीशन में खड़े थे। लेकिन जीत की शायद श्योरिटी नहीं थी, मैं गलत बात बोलूं, जीत की श्योरिटी ना होने की भी लोगों के मन में जो शंका थी, मैंने जनमानस और वहां पंचायत खापों का सम्मान करते हुए, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्राथमिकता जो सबसे, क्योंकि मैंने कैंडिडेट भी इसलिए उठाया था कि जिस प्रकार से बीजेपी ने एक डम्मी टाइप का कैंडिडेट दिया था, लेकिन उसके बाद परिस्थिति बदल गई, वो कैंडिडेट की एक तरफ रह गया, उसके बाद वो आम जनमानस का चुनाव हो गया और उसकी वजह से हमने विड्रॉ करके पीछे हट के जनता के साथ, पंचायत खापों के साथ हमने खड़ा होना उचित समझा। और ये आज की जो है परिस्थिति भी यही कहती है। आज सबको, मैं तो सबको अपील करता हूं, मैंने अभिषेक जी को भी अपील की है, दूसरे दलों को भी अपील की है कि आज सबको हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस चुनाव में भाग लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करनी। देखिए आपकी स्पष्ट मेरी बात आपको नहीं समझ में आती तो मैं नहीं कह सकता। मैं
आज एक ही उम्मीदवार उनके खिलाफ, वो है कांग्रेस का उम्मीदवार। वो इंद्र नरवाल हो गया ना? हाँ, ये तो आप अपने वोटर को ये मेरी बात का मतलब वही है। आप उसको घुमा के किधर ले आओ, आप घुमा रहे हो, मैं घुमा नहीं रहा। मेरा एक वक्तव्य ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करना और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना। वो अंडरस्टूड, उनको पता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उसमें, मुझे बोलने नहीं आपको एक मिनट। कुंडू साहब, हेजिटेशन हो रही है दीपेंद्र हुड्डा से किसी से कोई बात आपकी हुई? ऐसा है, मेरी कोई, मुझे वो उनके फोन आए थे नेचुरल रूप से, लेकिन मैंने जो है तवज्जो खाप पंचायत के लोगों पे, और इस बात से मैं सहमत भी था कि हम मिलकर इस बात को, मैंने खुद अपील की थी पहले अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। आप देखिए, नॉमिनेशन किया था उससे अगले दिन, उसके अगले दिन, उससे पहले भी मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके यहाँ पे भी इस बात का पहले उल्लेख किया था। मेरी सबसे अपील थी कि हम इकट्ठे मिलकर, हुड्डा साहब अगर दीपेंद्र का आया तो हम उसका क्या था, जो जनता चाहेगी हम एक प्लेटफॉर्म पाने के सबसे पहले मैंने की थी। कुंडू साहब आपने जो बात कही है, कुंडू साहब जी, कुंडू साहब आपने जो बात कही है जी। और तो बड़ौदा उपचुनाव को अगर हम देखें दूसरे तरीके से, तो उम्मीदवार बिठाने के पीछे भी यही वजह थी कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, 3-4 जाट खड़े हो जाएंगे तो वोट कट जाएंगे। कहीं ना कहीं ये एका बनाने का प्रयास आपकी तरफ से किया गया है, वहां पर तभी उम्मीदवार को बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको बिठाने का यही था, जो आम जनमानस, जो पंचायत खापों को भी यही डर था कि ये वोट डिवाइड होने से बीजेपी का उम्मीदवार बीच से निकल जाएगा, उसी के तहत ये कदम उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो डर मैं ये मानता हूँ सच्चा भी था। क्या वहाँ पे पंचायत खापों की ऐसी भी चल रही है कि ये जो इनेलो को उम्मीदवार को ये वोट नहीं बैठ जाए, ये कांग्रेस वाला? देखिए, वहाँ पे वोट डिवाइड नहीं होगा, किसान, मजदूर और ग्रामीण क्षेत्र 36 बिरादरी अब की बार इस चुनाव में अपने वोट डिवाइड नहीं करेंगे। जो, और मैं तो ये मानता हूँ और मेरा उम्मीद भी करता हूँ कि अभय सिंह जी को भी इस बारे में विचार करके इसके साथ आ जाए। बात हुई उनसे? खाली अपील? मेरी निरंतर बात होती हैं इसमें, मैं जब भी बात होती है मैं उनसे इस बात, देखिए वो एकदम से स्पष्ट कैसे बोलेंगे, वो एक पार्टी के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो विचार करेंगे उस बात को। अभी अपने जो है ना 2-4-5 दिन अपने उसको देखेंगे भाई क्या माहौल है, उसके बाद निर्णय लेंगे। वो उनकी पार्टी के निर्णय लेना उनका। जी, जब आपने नामांकन भरवाया था कपूर सिंह नरवाल का, जी, जब आप बाहर निकले जी, तो आपको कुछ लोगों ने कहा कि आप भाजपा के एजेंट हैं। उसके बाद आपने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं। जिन लोगों ने मैंने अभी आप जो आप बोल रहे हो वो बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जिस टाइम मैंने नामांकन वो भरवाया तो वो कांग्रेस के लोग इस बात को कह रहे थे बीजेपी का एजेंट है और वोट पाड़ने के लिए आया है, और आज मैंने जब वो कर दिया तो वो बीजेपी के लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, ये तो उसमें चला गया। आज सोशल मीडिया, इन चीजों से ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। इस बात कोई दिक्कत नहीं आ रही वहाँ प्रचार? बिल्कुल कोई दिक्कत, इस बात को लोगों को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ, और लोगों को जो बचे हुए हैं लोगों को दिक्कत थी इस बात में, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर कपूर नरवाल को जिताऊ उम्मीदवार मान रहे थे। तो जो उस जिन्होंने कभी आज तक कांग्रेस को वोट ही नहीं दी, उनमें एक बहुत बड़ा एक तबका था, बहुत बड़ी एक परसेंटेज थी वोटों की, जिनको समझाने में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं और वो अपनी वोट का डिवाइड नहीं करेंगे। अब की बार वो वोट ना डालना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी वोट को गलत जगह डिवाइड नहीं करेंगे। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो आज भी ये करें, अगर शायद हम कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट ना डाल पाए, लेकिन अपनी वोट को किसी को डालने के बाद अपने घर पे ही रख लेंगे। इस टाइप की भी लोगों की विचारधारा है। ऐसे उम्मीदवारों का, ऐसे वोटर्स को बलराज कुंडू का क्या संदेश है? मेरा तो संदेश ये ही है आज ऐसे सभी वोटरों को और सभी दलों के नेताओं को कि आज हमें अपनी राजनीतिक जो मतभेद हैं उनको भूलकर आज सिर्फ सबका एकमात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का चुनाव है। ये चुनाव उन हमारे कर्मचारी भाइयों का है जो सड़कों पे सरकार की जातियों के कारण, गलत नीतियों के कारण आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये चुनाव आज उस बेरोजगार का है जो जिसको रोजगार ना देगा, जो झूठे लारे देगी सरकार ने कहा, उसका चुनाव है। आज ये व्यापारी और व्यवसायी का चुनाव है जो आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से सड़कों पे है। आज इस चुनाव के ऊपर पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे व्यापारी और व्यवसायी की नज़र है। आज इस चुनाव को हमने सबको अपना चुनाव मानकर इस तानाशाह सरकार को
उसका जवाब देने के लिए कि जनता जनार्दन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, उसके लिए वोट करनी है। यही मेरी बताओ कि कृषि कानूनों को कोई मुद्दा बन रहा है, ये कह रहे हैं कि किसान आप समझ गए, कोई लफड़ा नहीं है जी। ये मुद्दा बन रहा है वहाँ पे बड़ा था। ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे की वजह से आज जो किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर जो इस बात से एक आम उपभोक्ता गरीब आदमी को इस बात की चिंता हो चुकी है कि आने वाले इन काले कानूनों की वजह से कितनी महंगाई चरम सीमा पर जाने वाली, जिससे उसका जीवन गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की समझ सबको है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चुनाव के अंदर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। जो हमारे SC BC भाई जिनको ये भाजपा अपना वोट मान के चल रही थी, मैं मानता हूँ उसमें 20% भी वोट इनको मिलने वाली नहीं है। मैं धरातल पे लोगों के बीच में, क्योंकि उनको इनकी सच्चाई, जो गरीब आदमी पे इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। वो किसको मिल रही है वोटें? वो वोटें निश्चित रूप से ध्रुवीकरण होकर, एकजुट होकर, आज कैंडिडेट देखो, मैं जो आप कहलाना चाहते हो, एक ही उम्मीदवार बचा हुआ वहां पे, वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। और निश्चित रूप से आज वो कांग्रेस को नहीं, भाजपा को हराने के लिए एक उम्मीदवार जो बचा उसको वोट डाल, राजनीतिक दल से ऊपर हो गए। बिल्कुल, दलों से, राजनीति से ऊपर, अपने मतभेद भूलकर आज ये वोट एक भाजपा को हराने की लड़ाई के लिए, उसको हराने के लिए। आप ये बात बताओ, सरकार आमतौर पर बाई इलेक्शन जो एक धारणा रहती है, और ये तो 4 साल पड़े हैं, और आप इतना अपोजिशन के लिए सरल कैसे मानते हो जितना? आप उस बात का तो आप ही सोच लो ना। सरकार, चुनाव 1 साल हुआ नहीं और सरकार को अपना उम्मीदवार देने के लिए एंड टाइम पर रात तक झक्कियों मारनी पड़ी। इस बात का अंदेशा उनको है। नहीं तो सरकार अगर इतना बड़े बड़े दावे, इतना स्ट्रोंग होती तो वो 10 दिन पहले अपना उम्मीदवार घोषणा करती ना। नहीं, 10 दिन पहले घोषणा करती ना। वो रात एंड टाइम पर रात को जो है कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रात को घोषणा कर रही है। इस बात का क्या मतलब? उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। कहना कि हमारे उम्मीदवार की परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में ठीक रही, इसलिए उसको आजमाया जा रहा है। चलो वो तो अब लोग बताएंगे ना। ठीक है, गुड्डू साहब, जो स्पीकर ये साहब जो से लोग मिलके आए जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में, ये इसमें स्पीकर साहब से मिलकर या उनके? नहीं, स्पीकर साहब नहीं थे, मैं तो उनको ऑफिशियल अपना लेटर जमा करा के आया हूँ। क्योंकि पिछली बारी जो आपने देखा था कि इसके ऊपर ये चर्चा की थी, जो उस टाइम के अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने ये कहा था कि इसको अगली बार जो होगा उस पर चर्चा में रखेंगे। तो उसको मैं याद दिलवाने के उस संदर्भ में भाई ये इसको दो, ये मेरा ये लेटर है, इस पे मैं कॉपी आप सबको दे देता हूँ। पिछली बार जो चर्चा नहीं हुई थी, जो कॉलिंग मोशन मैंने 3 उस टाइम तो अध्यादेश थे, अब तो कानून बन चुके हैं। तो उस कानून पे के जो हुआ, जो किसान, मजदूर और गरीब कमेरा वर्ग के लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक वो ये कानून आए हैं, उनकी बर्बादी के कानून हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज मैं दोबारा उसका रिवीजन डाल के आया हूँ कि इस सदन के 5 नवंबर को जो हमारा सदन चलेगा उसके पटल पर रखकर इसके ऊपर, इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है, इसके ऊपर उसमें चर्चा करनी चाहिए और हम निश्चित रूप से इसकी चर्चा वहाँ करवाएंगे। कुंडू साहब, जो आपने बात कही है कि ये पत्र के जरिए आप अब कानून बन गए, आगे आप चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर यहाँ भी MSP को लेकर के बात की जी। मुख्यमंत्री से आज आपने पूछा कि क्या 5 नवंबर से जो सेशन आ रहा है उसमें वो इस तरीके का कोई कानून लाएंगे, तो उनका ये कहना था कानून लाना अलग चीज है, एक एक दाना हम खरीद रहे हैं, MSP पर खरीद हो रही है, कानून केवल कागजों में होते हैं। और उसको लेकर के उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सरकार बिल्कुल खरीद कर रही है, और न सिर्फ पैडी को लेकर के, धान को लेकर के जो खरीद हो रही है, बल्कि और मक्का, सूरजमुखी, मूंग, बाजरा की खरीद भी हम कर रहे हैं। राजस्थान और पंजाब की सरकार पहले ये करके दिखाए, मेरा खुला चैलेंज है। ऐसा मेरे सामने बैठाओ मुख्यमंत्री जी को, मेरे 4 बातों का जवाब दे। मुख्यमंत्री जी इतने बड़े हुए दावे कर रहे हैं, इन्होंने तो 4 दिन पहले उसको बड़ौदा की जनता को खुश करने के लिए बड़ौदा जनता कॉलेज को जो कॉलेज घोषणा किया था, ये भी कहा था इसी सेशन से क्लासेज लगेंगे और उनके एडमिशन शुरू होंगे, और 16 तारीख को उसको विड्रा कर लिया। इनकी बात के ऊपर किसी को भरोसा नहीं। आज प्रदेश के लोग नहीं, देश के लोग इस बात को मान चुके हैं। इनसे बड़ा झूठा, इनको कोई शर्म नहीं आती। सुबह कुछ बोल देते हैं, शाम को कुछ बोल देते हैं। कपड़े निकाल के जो लोग सड़कों पर आ चुके हों और आज वो उसका उन बिलों का उनके विपरीत बोलते हैं। जब कल तक जो कपड़े निकाल कर इनके नेता जो उस MSP की डिमांड करते थे, आज उस MSP के बारे में ये कहते, ये औचित्य नहीं है। किस लोगों की बात कर रहे हो आप? आने वाले समय में देना, इनका एक भी विधायक अगर हिरना प्रदेश में, क्या पूरे देश में बुरा हाल होना है। आप बिहार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव देखने को मिलेंगे। आज जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में इनकी असलियत को जनता जान चुकी है और इनको ऐसा नतीजा चखाएगी, इनके जुमले खोरों की, इनकी जुमलेबाजी को पूरी तरह जान चुकी हैं।
और इनको उसका जवाब इसकी जो है नींव खुद चुकी है। बड़ौदा चुनाव में से उल्टी गिनती इनकी स्टार्ट है। मेरी बात को नोट कर लेना, लेकिन मैं इस बात का स्टाम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूँ।